बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 24 है और इसमें हम लिथोस्फीयर पर बात करेंगे। और इसमें हम क्रस्ट, मेंटल, आउटर और इनर कोर और उसके बाद रॉक्स के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। केमिकली अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू द क्रस्ट, द मेंटल, द आउटर कोर, इनर कोर, और आउटर कोर के बाद बिलो द आउटर पार्ट इज एस्थेनोस्फीयर। इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा जिसको क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे मेंटल, फिर कोर और इनर कोर। अगर डायग्राम को देखा जाए तो इसमें ये लिथोस्फीयर है, ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला, और इसके अंदर क्रस्ट है जो 0 से लेके 100 किलोमीटर तक है, और क्रस्ट के नीचे वाला ये पोर्शन जो है ये एस्थेनोस्फीयर है। क्रस्ट के बिल्कुल ये नीचे एस्थेनोस्फीयर है, और उसके बाद ये फिर इसके बाद मेंटल, और मेंटल के बाद ये कोर। कोर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक आउटर कोर है, और आउटर कोर जो है ये दिस इज लिक्विड, एंड द इनर कोर इज द सॉलिड। ये तो इसमें जो क्रस्ट है इसका ये सिर्फ 100 किलोमीटर तक है, और उसके बाद जो आउटर कोर है ये 2900 किलोमीटर से शुरू होके ये 5100 किलोमीटर तक है, और इनर कोर जो है ये 5100 किलोमीटर से शुरू होता है और ये 6378 किलोमीटर तक ये इस तरह जाता है। तो ये है टोटल आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बेसिकली ये ऊपर वाला पोर्शन है, सिर्फ इसके अंदर क्रस्ट आता है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सटेंडिंग टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये सिर्फ 100 किलोमीटर का जो एरिया है ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा, उसमें आता है। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स बोथ द क्रस्ट एंड द ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल। इसमें क्रस्ट है और मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन है। द लिथोस्फीयर इज बोथ द कूलेस्ट एंड द मोस्ट रिजिड अर्थ्स लेयर। ये ज़मीन की सबसे कूलेस्ट लेयर भी है, क्योंकि इससे नीचे जितना हम जाते जाएंगे उसमें टेम्परेचर राइज होता जाएगा, और ये सबसे रिजिड लेयर इसलिए है कि इसके अंदर तब्दीली बहुत कम आती है। द मोस्ट वेल नोन फीचर एसोसिएटेड विद अर्थ्स लिथोस्फीयर इज टेक्टोनिक एक्टिविटी। जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी है ये इस 100 किलोमीटर वाला जो एरिया है ये लिथोस्फीयर इसके अंदर होती है। टेक्टोनिक एक्टिविटी डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूज स्लैब्स ऑफ लिथोस्फीयर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती है। और अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देख लिया है जिसमें हमने टेक्टोनिक प्लेट्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगी कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ किस तरीके से होती है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी ये लिथोस्फीयर के अंदर ही होती है। ये 100 किलोमीटर वाला जो एरिया है इसके अंदर होती है। द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इंटू 15 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, और लिथोस्फीयर को 15 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। पूरी दुनिया में जो 15 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो अर्थक्वेक का बायस बनती है, और ये 15 टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो ये मेजर हैं। एक तो नॉर्थ अमेरिका में है, दैन इज एंटार्क्टिक, दैन इज इंडियन, दैन इज जुआन डी फोका, उसके बाद कैरेबियन, यूरेशियन, फिलीपींस, कोकोस, साउथ अमेरिका, अरेबियन, ऑस्ट्रेलियन, नास्का, स्कॉटिया, अफ्रीकन एंड पैसिफिक। तो ये टोटल 15 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो हमारे अर्थक्वेक का बायस बनती है। द लिथोस्फीयर डेप्थ वेरीज एंड द मोर्नोविक डिसकंटिन्यूटी, या जिसको मोहो भी कहते हैं, द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड द क्रस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एट अ यूनिफॉर्म डेप्थ। तो ये लिथोस्फीयर जो है ये चूँकि क्रस्ट और मेंटल के दरमियान ये ख़त्म हो जाती है, और उस बाउंड्री को जहाँ ये ख़त्म होती है उसको मोहो कहते हैं, और वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसका डिस्टेंस फिक्स नहीं है कि कहाँ पे उसने ख़त्म होना है। ये मुख्तलिफ जगहों पे वेरिएबल है, और मुख्तलिफ जगहों पे ये मुख्तलिफ जो है वो इसका डिस्टेंस है। लेकिन जहाँ पे लिथोस्फीयर ख़त्म होती है ये एरिया ये मेंटल
और क्रस्ट के दरमियान में है, तो इसको मोहो बाउंड्री का नाम दिया गया है। अर्थ हैज 3 लेयर्स, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। तो पूरी जो अर्थ है हमारी, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है और तीसरा हिस्सा कोर है। क्रस्ट डिस्क्राइब्स द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो आउटर मोस्ट शेल है इसको क्रस्ट का नाम देते हैं। आर planet's thin 40 kilometer deep crust, just 1% of the earth mass contains all known life in the universe। तो ये जो 100 किलोमीटर का एरिया है क्रस्ट का, इसमें से 40 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें ये इसका मास जो है, ये टोटल अर्थ का 1% मास है और इसके अंदर यूनिवर्स की जितनी भी लाइफ है वो इस एरिया के अंदर है। ज़मीन की क्रस्ट जो अपर लेयर है, ऊपर जहाँ पे हम लोग इस वक्त चल फिर रहे होते हैं, वहाँ से शुरू होके 40 किलोमीटर डेप्थ तक जो है वो तमाम लाइफ जो है वो इस थोड़े से 40 किलोमीटर के एरिया में है। द क्रस्ट इज मेड ऑफ सॉलिड रॉक एंड मिनरल। ये ज़मीन की जो क्रस्ट है ये सॉलिड रॉक से और मिनरल से बनी हुई है। देयर आर 3 क्रस्टल डिवीजन्स। इस क्रस्ट को 3 डिवीजन्स में तकसीम किया हुआ है। ओशनिक जो समुद्र में है, ट्रांजिशनल एंड कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल जो है ये जो हमारी जहाँ पे हम रहते हैं, ऑफ विच ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डोमिनेट। तो 2 बड़ी जो है इसमें क्रस्ट, ये ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बड़ी है और जो ट्रांजिशनल है ये छोटी है। अर्थ क्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द इंटीरियर, प्रोवाइडिंग द एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड जियोलॉजिकल हैजर्ड्स दैट इफेक्ट ह्यूमैनिटी। ये क्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और इसके अंदर जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है ये इस क्रस्ट की वजह से है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमने इसमें रिवर्स हैं, इसमें लैंड है, इसके अंदर फॉरेस्ट हैं और इसके अंदर कल्टीवेशन होती है, इसके अंदर मिनरल्स हैं और इसके अंदर फॉसल फ्यूल्स हैं। ये सारा जो चीज़ें हैं ये क्रस्ट के अंदर हैं। तो क्रस्ट ह्यूमन एक्टिविटी के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Earth's crust is composed of igneous, metamorphic and sedimentary rock। अर्थ के क्रस्ट में 3 तरह के रॉक्स पाए जाते हैं, igneous, metamorphic और sedimentary रॉक्स। तो इनकी डिटेल अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा इन रॉक्स। अब अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन अकाउंट फॉर 88.1% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट का टोटल मास है उसका 88% ये 4 जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है और आयरन है। वाइल एंड अदर 90 एलिमेंट्स मेक अप द रिमेनिंग 11.9%। और उसके अलावा जो बाकी 90 एलिमेंट हैं अर्थ की क्रस्ट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 12% तक हैं। वाइल गोल्ड, सिल्वर, copper and other precious metals are among the most sought after element. Together they make up less than 0.03% of the earth's crust by mass। जो metals हैं, precious metals जिनको हम कहते हैं, कीमती धातें जो हैं, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सिर्फ 0.03% ऑफ द टोटल क्रस्ट मास हैं। ये बहुत थोड़ी मिकदार में पाई जाती हैं, लेकिन वैल्यू के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा वैल्यू की। Just as the depth of the crust varies, so does its temperature। जिस तरह क्रस्ट की डेप्थ वेरी कर रही है, इसी तरह इसका क्रस्ट का टेम्परेचर भी वेरी करता है। The upper crust withstands the ambient temperature of the atmosphere। ऊपर वाली जो क्रस्ट की लेयर है इसका टेम्परेचर वही होता है जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, या जो ओशन का है वही होगा इसका। हॉट इन एरिड डेजर्ट्स एंड फ्रीजिंग इन ओशन ट्रेंचेस। तो इस तरीके से मौसम की मुनासबत से ऊपर वाली जो लेयर है हमारी क्रस्ट की, उसका टेम्परेचर उस इलाके के मौसम की मुनासबत से हो जाता है। नियर द मोहो द टेम्परेचर ऑफ द क्रस्ट रेंजेस फ्रॉम 200 सेल्सियस टू 400 सेल्सियस। जहाँ पे ये ख़त्म होती है हमारी लिथोस्फीयर, वहाँ पे टेम्परेचर जो मोहो बाउंड्री है वहाँ पे टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है। अब अगर क्रस्ट को देखा जाए तो इसमें
ये हमारी जो इसके अर्थ के मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो है दैट इज द क्रस्ट। ये क्रस्ट, ये ऊपर वाला एरिया है, ये वाला, दिस वन, ये क्रस्ट है और ये 100 किलोमीटर तक है। इसके बाद जहां पे ये मेंटल है, मेंटल का जो ब्रिटल पार्ट है वो जहां खत्म होता है तो वहां एक बाउंड्री है और उसके नीचे ये स्टेनोस्फियर है, दिस वन। उसके बाद फिर ये मेंटल है, मेंटल के दो हिस्से हैं, रिजिड मेंटल है और स्टिफर मेंटल है, और उसके बाद फिर कोर है, आउटर कोर विच इज लिक्विड एंड द इनर कोर विच इज सॉलिड। तो ये टोटल अर्थ का कि ये कंपोजिशन है। अब इसका जो मेंटल है अर्थ का, अर्थ्स मेंटल इज द लेयर ऑफ सिलिकेट रॉक बिटवीन द क्रस्ट एंड द आउटर कोर। ये क्रस्ट और आउटर कोर के दरमियान वाला जो एरिया है इसको मेंटल कहते हैं। इट मेक्स अप 67% mass of the earth. It has thickness of 2,900 kilometers, making up about 46% of the earth radius and 84% of earth's volume. तो ये एरिया के लिहाज से ये 2,900 किलोमीटर है, इसकी थिकनेस है, और रेडियस इसका ज़मीन के रेडियस का 46% है, और इसका वॉल्यूम ज़मीन के वॉल्यूम का 84% है। तो टोटल इसका जो मास है ये अर्थ के मास का 67% है। तो ये ह्यूज एरिया है जो मेंटल है। The rocks that make up Earth's mantle are mostly silicate, a wide variety of compounds that share a silicon and oxygen structure. तो इसकी जो composition है that is because of the silicate. Common silicate found in the mantle includes olivine, garnet and pyroxene. तो जो सिलिकेट्स पाए जाते हैं उसमें मेंटल में वो ओलिवीन, गार्नेट और पायरोक्सिन है। द मेजर टाइप ऑफ रॉक फाउंड इन द मेंटल इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मेंटल में मैग्नीशियम ऑक्साइड की रॉक्स पाई जाती हैं। अदर मेंटल एलिमेंट्स इंक्लूड आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटाशियम। तो ये वाली जो एलिमेंट्स हैं ये अर्थ के मेंटल में पाए जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल वेरीज ग्रेटली फ्रॉम 1000 Celsius near its boundary with the crust to 3700 Celsius near its boundary with the core. तो ये इसमें जो टेम्परेचर है वो 1000 सेल्सियस से लेके 3700 सेल्सियस के दरमियान होता है। In the mantle, heat and pressure generally increase with depth. The viscosity of the mantle also varies greatly. It is mostly solid rocks but less viscous at the tectonic plates, बाउंड्रीज एंड मेंटल प्लूम्स। तो इसका जो विस्कोसिटी है वो भी वेरी करती है। एक्टिविटी इन द मेंटल ड्राइव्स प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रीब्यूटिंग टू द वोल्केनोज, सी फ्लोर spreading, earthquakes and orogeny mountain buildings. The mantle is divided into several layers. The upper mantle, the transition zone, the lower mantle and D. तो इसको मेंटल को भी तीन उन्होंने लेयर्स में तकसीम किया हुआ है, अपर मेंटल, ट्रांजिशन जोन, लोअर मेंटल एंड द डबल प्राइम, द स्टेज रीजन वेयर द मेंटल मीट्स द आउटर स्पेस। जो मेंटल आउटर कोर्स से मिलता है जहां पे इनकी हद बनती है उसका उन्होंने डी या डबल प्राइम, उसका नाम डबल प्राइम डी या डबल प्राइम रखा हुआ है। तो जहां पे मेंटल और आउटर कोर आपस में मिलते हैं इसकी जो बाउंड्री बनती है उसको डबल प्राइम का नाम दिया गया है। अर्थ कोर इज वेरी हॉट, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो कोर का सबसे ज्यादा है। वेरी हॉट, वेरी डेंस सेंटर ऑफ आवर प्लैनेट। द बॉल शेप्ड कोर लाइज बीनीथ द कूल ब्रिटल क्रस्ट एंड द मोस्टली सॉलिड मेंटल। तो ये कोर जो है ये सॉलिड मेंटल के नीचे वाले पोर्शन में है, और जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ये 2900 किलोमीटर बिलो है और ये 3485 किलोमीटर तक इसका रेडियस है। द कोर इज मेड ऑफ 2 लेयर्स। इसकी 2 लेयर है। द आउटर कोर है विच बॉर्डर्स द मेंटल एंड द इनर कोर। द बाउंड्री सेपरेटिंग दीज रीजन इज कॉल्ड द बुलेन डिसकंटिन्यूटी। जहां पे आउटर कोर और इनर कोर आपस में मिलते हैं
उस बाउंड्री को बुलेंट डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया हुआ है। द कोर इज मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ मेटल, स्पेसिफिकली आयरन एंड निकल। जो कोर की साख्त है ये मेटल्स की है और इसमें ज्यादा आयरन पाया जाता है और निकल पाया जाता है। एन अदर की एलिमेंट ऑफ अर्थ कोर इज सल्फर। इन फैक्ट 90% ऑफ द सल्फर ऑन अर्थ इज फाउंड इन द कोर। तो कोर में 3 चीजें कसरत से पाई जाती हैं, एक आयरन, दूसरा निकल और तीसरा फास्फोरस, तीसरा सल्फर। तो ये 3 चीजें जो है वो अर्थ के कोर में वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। इन जनरल टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 4400 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जो कोर के अंदर टेम्परेचर है ये 4400 डिग्री से शुरू होकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। Asthenosphere is made up of melted rocks that gives it a thick, sticky consistency. It acts much more like a liquid than a lithosphere. The lithosphere atmosphere boundary, जिसको LAB भी कहते हैं, lithosphere atmosphere boundary is a point where the lithosphere changes to the atmosphere. The depth of the lab is not fixed but varies by region. जैसे मैं आपको डायग्राम में बताया था कि जो एस्थेनोस्फीयर है ये जहाँ पे लिथोस्फीयर ख़त्म होती है वहाँ से एस्थेनोस्फीयर शुरू होती है और ये इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, ये मुख्तलिफ जगहों पे वेरी करती है, इसकी डेप्थ जो है वो वेरी करती है। Now weathering. Weathering is the process of the weakening and breakdown of rocks, metals and man-made objects. तो ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ें हमने बनाई हुई हैं वो नेचुरल हैं या मैन मेड है, वो रॉक्स हैं, मेटल्स हैं या मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर मौसम का असर होता है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ वेदरिंग, केमिकल एंड फिजिकल। केमिकल वेदरिंग इज द एसिड रेन। तो अपने एसिड रेन के ऊपर भी मैंने एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, किस तरीके से ये हमारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाती हैं, कैसे उनके कलर फेड हो जाते हैं, कैसे उनकी एस्थेटिक वैल्यू ख़त्म हो जाती है, कैसे वो जो एसिड्स हैं वो इसकी आउटर लेयर पे रिएक्ट करते हैं। कास्ट मोस्टली बाई द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, एसिड रेन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद हाई लेवल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच कैन कॉज इरोजन इन द मटीरियल इन विच इट कम्स इन कॉन्टैक्ट। तो जो एसिड रेन में मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि 3 तरह के जो एसिड्स हैं वो उसके अंदर होते हैं और वो हमारी बिल्डिंग्स को खराब करते हैं। फिजिकल वेदरिंग इज विंड ब्लोइंग अक्रॉस द डेजर्ट फ्लैश। और ये जो फिजिकल है हमारा, ये हमारी विंड्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है। द प्रोसेस काजेज रॉक्स टू फॉर्म अ स्पेसिफिक पिरामिड लाइक शेप एंड दे आर कॉल्ड वेंट इफेक्ट्स। तो उसमें जिस रुख से हवाएं चलती हैं तो वो उन बिल्डिंग्स को, जो भी स्ट्रक्चर होता है हमारा, वेदर दे आर रॉक्स या कोई भी है, उसको ये वेदर इफेक्ट उनके ऊपर होता है और वो एक पिरामिड शेप की चीज़ें बन जाती हैं और उसको फिर जो पिरामिड्स हैं हवा उन पे जब असर करती है तो उनकी शेप को वो चेंज कर देती है। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको रॉक्स के बारे में बता दूं, जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर रॉक्स हैं, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रॉक्स के बारे में है, और क्वेश्चन भी अक्सर रॉक्स के बारे में ही आता है। रॉक इज इन जियोलॉजी नेचुरली अकरिंग एंड कोहेरेंट एग्रीगेट ऑफ 1 or more मिनरल। तो रॉक्स बेसिकली एक या इससे ज़्यादा मिनरल्स आपस में मिल के रॉक्स बनाते हैं। सच एग्रीगेट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ विच द सॉलिड अर्थ इज कंपोज्ड एंड टिपिकली फॉर्म रिकग्नाइजेबल एंड मैपेबल वॉल्यूम। तो इसको जो रॉक्स हैं वो हमारे मुख्तलिफ मिनरल्स जो हैं वो मिल के बनाते हैं। रॉक्स आर कॉमनली डिवाइडेड इंटू 3 मेजर क्लासेस। रॉक्स की 3 बड़ी मेजर क्लासेस हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस दैट रिजल्टेड इन देयर फॉर्मेशन। और ये क्लासिफिकेशन रॉक्स की वो जिस वजह से बनती हैं, फॉर्मेशन जिस वजह से हुई होती है, जिस प्रोसेस से उनकी फॉर्मेशन हुई होती है, उस वजह से इनके नाम पड़ते हैं। तो इग्नियस रॉक्स जो हैं ये मैग्मा से बनती है। ये मोल्टन मैग्मा जब ड्राई हो जाता है तो उससे जो रॉक्स बनती हैं उसको
इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। तो इग्नियस रॉक्स जो हैं ये मैग्मा से बनती हैं। जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है, मोल्टन मैग्मा जब खुश्क हो जाता है तो उससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं। देन इज सेडिमेंट्री रॉक्स, दोज कंसिस्टिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स आर ऑफ मटेरियल प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सॉल्यूशंस। ये जो सॉल्यूशन है, कोई भी पिघली हुई चीज़ है, उसको जब मटेरियल उसका प्रेसिपिटेट हो जाता है तो ये उसकी वजह से बनती है। मेटाफॉर्मिक रॉक्स which have been derived from either igneous or sedimentary rocks under conditions that caused changes in mineralogical composition, texture and internal structure। तो ये वो रॉक्स हैं जो चेंज हो जाती हैं, इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स की कंडीशन चेंज हो जाती है इसमें, और इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है या इसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उस वजह से बनती हैं। तो ये पहली जो दो रॉक्स हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये उनकी कन्वर्टेड फॉर्म है। ये वो उनसे डिराइव होती है और ये इसका टेक्सचर या इंटरनल स्ट्रक्चर जब उनका चेंज हो जाता है तो ये मेटाफॉर्मिक रॉक्स बनती है। तो ये तीन रॉक्स हैं जो हमारे क्रस्ट में पाई जाती। अब इन तीनों की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, ताकि अगर इन पे नोट लिखना आ जाता है बाज़ दफ़ा किसी एक के ऊपर, तो उसमें थोड़ी सी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कंटेंट्स होने चाहिए। इग्नियस रॉक्स आर दोज दैट सॉलिडिफाई फ्रॉम मैग्मा, अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ रॉकिंग फॉर्म मिनरल्स एंड यूजुअली वोलेटाइल सच एज गैसेज एंड स्टीम्स। तो ये मैग्मा के बारे में मैंने आपको एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है। जब वोल्केनो इरप्शन पे हमने लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने मैग्मा पे पूरा लेक्चर दिया हुआ है, तो उसको भी आप रिकॉल कर लें। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो अब उसको देख लें। तो मैग्मा जब ड्राई होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो उससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं। सिंस देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम मोल्टन मटेरियल, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर जाहिर मैग्मा जो निकलता है वोल्केनिक इरप्शन में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो इस वजह से इसकी फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हाई टेम्परेचर होता है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोसेस डीप विद इन द अर्थ, typically the depth of about 50 to 200 kilometers in the mid to lower crust or in the upper mantle। इनकी फॉर्मेशन जो है ये का प्रोसेस जहाँ से वो मोल्टन लावा निकलता है वहाँ शुरू होता है, और अमूमी तौर पर ये ज़मीन में 50 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर की डेप्थ तक होता है। और ये वो एरिया है जहाँ पे क्रस्ट है या मेंटल है, अपर मेंटल है, इसके इस जगह पे इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। इग्नियस रॉक्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसको भी दो कैटेगरीज में किया हुआ है, एक इंट्रूसिव और दूसरी एक्सट्रूसिव। इम्प्लेस्ड इन द क्रस्ट, और जो एक्सट्रूसिव है एक्सट्रूडेड ऑन टू द सरफेस ऑफ द लैंड और ओशन बॉटम, इन विच केस द कूलिंग मोल्टन मटेरियल इज कॉल्ड लावा। तो ये दो तरह की इसकी टाइप्स हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ये थोड़ी सी डिटेल है इग्नियस रॉक्स की। इसकी दो टाइप्स हैं, एक इसकी इंट्रूसिव है। इंट्रूसिव रॉक्स की वो टाइप है जो मैग्मा से बनती है, और एक्सट्रूसिव वो है जो लावा से बनती है। तो ये इग्नियस रॉक्स की दो किस्में हैं, मैग्मा से बनने वाली और लावा से बनने वाली। जो मैग्मा से बनने वाली हैं उसके अंदर ये ग्रेनाइट है, डायोराइट है और गैब्रो है। और इसी तरह जो लावा से बनने वाली है उसमें रेओलाइट, एंडिसाइट और बासाल्ट। और इसमें जैसे जैसे सिलिका कंटेंट्स इसके दरमियान बढ़ते जाएंगे, उसी तरीके से ये इनकी फॉर्मेशन चेंज होती जाएगी और इनकी कंपोजिशन भी चेंज होती जाएगी। तो इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक मैफिक, इंटरमीडिएट एंड फेल्सिक। तो ये इसकी जितनी इंक्रीजिंग सिलिका कंटेंट्स हैं उस हिसाब से इनकी फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। उसके बाद सेकंड टाइप जो है रॉक्स की, दैट इज सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स आर दोज दैट आर डिपॉजिटेड एंड लिथिफाइड, compacted and cemented together at the earth's surface with the assistance of running water, wind, ice or living organisms। ये वो
सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं या सीमेंटेड हो जाती हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, और ये इसके कॉम्पैक्ट होने या सीमेंटेड होने की वजह या तो रनिंग वाटर हो सकता है, या आइस हो सकती है, या विंड हो सकती है। मोस्ट आर डिपॉजिटेड फ्रॉम द लैंड सरफेस टू द बॉटम ऑफ लेक, रिवर एंड ओशन। और ये ज़्यादातर जो है ये लैंड से रिवर में, लेक्स में, ओशंस के अंदर इसकी डिपॉजिट होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरली स्ट्रेटिफाइड, दैट इज दे हैव लेयरिंग, उसके अंदर लेयर्स होती हैं। लेयर्स में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिफरेंस इन कलर, और ये लेयर्स डिफरेंट कलर्स की होती हैं। पार्टिकल साइज, टाइप ऑफ सीमेंट एंड इंटरनल अरेंजमेंट, और ये डिफरेंट कलर होने की कई वजूहात हो सकती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं बेसिकली वो इसमें डिफरेंट कलर्स की होती हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और ये सेडिमेंट्री रॉक जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये लेयर्स की सूरत में होती हैं। ये देखें इस तरह इसकी लेयर्स बनी हुई हैं, और ये लेयर जो इस तरह ये और ये, तो ये लेयर्स जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि इसमें कौन से कंपोनेंट हैं इसके, और डिफरेंट कलर के जो लेयर्स हैं दे कैन हैव डिफरेंट कलर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज formed by changes in pre-existing rocks under the influence of high temperature, pressure and chemical activity। तो जो ऑलरेडी मौजूद रॉक्स हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री, उसमें अगर कोई चेंज आए ड्यू टू दी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, प्रेशर या कोई केमिकल एक्टिविटी की वजह से चेंज आए, तो उसके नतीजे में मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। द चेंजेस कैन बी केमिकल, ये केमिकल हो सकती हैं, फिजिकल या टेक्सचर हो सकती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर ऑफन फॉर्म बाय प्रोसेस डीप विद इन द अर्थ दैट प्रोड्यूसेस न्यू मिनरल्स, टेक्सचर्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो ये अमूमी तौर पर जो है वो जमीन के अंदर प्रोड्यूस होती है। मेटामॉर्फिज्म ऑफन प्रोड्यूसेस apparent layering and bending because of the segregation of minerals into the separate bands। इसकी जो लेयर्स बनती हैं वो डिफरेंट मिनरल्स की वजह से बनती हैं, उनकी सेग्रीगेशन उन लेयर्स में हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट लेयर्स बनती हैं और उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। मेटामॉर्फिक प्रोसेस कैन ऑल्सो अकर एट द अर्थ सरफेस ड्यू टू दी मेटेराइट इम्पैक्ट इवेंट्स एंड पायरोमेटामॉर्फिज्म टेकिंग प्लेस नियर बर्निंग कोल टीम्स इग्नाइटेड बाई लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो ये मेटामॉर्फिक प्रोसेस जो है वो ज़मीन के ऊपर भी हो सकता है। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे जो केमिकल एक्शन होता है उसकी वजह से बनती हैं। तो ये इनकी शेप इस तरह की होती है, ये देखने में इस तरह की नज़र आती है। ये डिफरेंट लेयर्स हैं इनके अंदर, और ये बाद में बनती हैं ये जब इसके ऊपर केमिकल एक्शन होता है, किसी इग्नियस के ऊपर हो जाए या सेडिमेंट्री के ऊपर हो जाए, तो केमिकल उनके बनने के बाद उन पे जब कोई केमिकल एक्शन होता है तो उसके नतीजे में मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो बनती। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने लिथोस्फीयर देखा, और उसके अंदर ज़मीन और ज़मीन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर देखा, और उसके बाद फिर हमने जो रॉक्स हैं उनकी 3 किस्में हैं वो हमने देखी, और उनकी फॉर्मेशन देखी। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।